गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ABCD अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का हमारा सब्जेक्ट है OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में मतलब ये पार्ट 1 में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में पार्ट 2 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फेयोल की थ्योरी पढ़ेंगे। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। तो उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब। तो बिना देरी किए शुरू करते आज का पार्ट 2 मतलब थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? तो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट मतलब जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जनरल रूल्स जो मैनेजर्स को गाइड करते ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। ओके, उसको हम लोग थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे, थ्योरीज बोलेंगे उसको। ओके, एंड वो मैनेजमेंट की है, इसीलिए थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अभी आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लाइक स्ट्रेस होता है एम्प्लॉयज को, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेस और फिर लो मोटिवेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एम्प्लॉयज फेस करते, मैनेजर भी फेस करते। सो ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, तो उनका वर्क आसान हो जाता है। सो यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट थ्योरीज प्रोवाइड सोल्यूशन टू द इश्यूज व्हिच अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इश्यूज बताया था, लो मोटिवेशन, स्ट्रेस वगैरह जो इश्यूज आते हैं तो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट थिंकर्स इंट्रोड्यूस द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो थिंकर्स होते हैं लाइक हेनरी फेयोल, एल्टन मायो, फिर जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वो ये मैनेजमेंट थिंकर्स है। सो ये लोग इंट्रोड्यूस करते थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इन्होंने बनाई है ये थ्योरीज। नेक्स्ट, हेनरी फेयोल की थ्योरी, हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अभी हेनरी फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हमारे बुक में है। ओके, सो बट इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले इस इंसान को जानना जरूरी होगा। सो ये हेनरी फेयोल कौन था? सो हेनरी फेयोल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। ओके, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। वो सक्सेसफुल मैनेजर भी था। वो पहले इंजीनियर था बट उसने ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी करने के बाद फिर वो सक्सेसफुल मैनेजर बन गया। उसको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की डिग्री मिल गई थी। फिर नेक्स्ट, ही प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो 14 प्रिंसिपल्स है हमारी बुक में, उसने वो प्रपोज किया था, मतलब उसने बताया वो प्रिंसिपल्स, एंड उसने ये प्रिंसिपल्स, उसकी एक बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो उसमें उसने ये सारे 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए और ये सारे प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, मॉडर्न मैनेजमेंट एरा में, इसीलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। किसको? हेनरी फेयोल को। हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, सो अभी हेनरी फेयोल का कौन था ये पता चल गया। अभी हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हेनरी फेयोल ने कहा है वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज, कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज। जो एम्प्लॉय मैनेजर होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो काम होता है उनका वर्क डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज, कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज। मतलब वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनका वर्क डिवाइड होना चाहिए। मतलब उनमें जो स्पेशल टैलेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। क्यों ये वर्क को डिवाइड करना चाहिए? फॉर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वो ठीक से काम करना चाहिए, एंड एफिशिएंटली मतलब फास्ट होना चाहिए वो वर्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क, करेक्ट डिवीजन होना चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अथॉरिटी मतलब क्या? अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस का राइट लेने को अथॉरिटी बोलते हैं, राइट। जो जिस बंदे को ये हक दिया जाता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैनेजर्स को मिलती है, राइट, अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर उस मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को काम दे दिया एंड वो एम्प्लॉय ने अगर काम टाइम पर नहीं किया और सही ढंग से काम अगर नहीं किया, सो मैनेजर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसमें मैनेजर की गलती मानी जाएगी, ना कि एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की तो गलती है ही, बट मैनेजर की भी है, क्योंकि उस मैनेजर में उतनी स्किल होनी चाहिए कि वो उस एम्प्लॉय से काम करवा कर ले टाइम पर एंड वो भी सही ढंग से। सो ये सेकेंड खत्म हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आगे थर्ड है डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन मतलब सही ढंग से काम करना, अच्छे तरीके से एंड टाइम पर काम करना, उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलेंगे। सो डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर कोई मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करवा के लेने की उसके एम्प्लॉय से, सो उसको वो डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, खुद पर्सनली भी एंड एम्प्लॉय से भी करवा के लेना पड़ेगा। मतलब उसमें उतनी स्किल्स होनी चाहिए, उतनी एक्सपर्टाइज होना चाहिए वो मैनेजर कि वो उसके एम्प्लॉय से सही ढंग से एंड टाइम पर काम करवा कर ले। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में कहा है कि रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी वन सुपेरियर से ही ऑर्डर्स आने चाहिए। अब इसमें दो अप्रोच दिए, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच, दिस डार्क वन स्टैंड्स फॉर सुपेरियर, ओके। सो एक ही सुपेरियर से इन सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर मिलने चाहिए, ओके। एंड रॉन्ग अप्रोच, अभी रॉन्ग अप्रोच में दिया है कि यहाँ पर दो सुपेरियर है और 3 सबऑर्डिनेट्स है, तो दोनों से मतलब इन तीनों को ऑर्डर मिल रहे हैं। इन 3 सुपेरियर, इन 3 सबऑर्डिनेट को ये 2 सुपेरियर से ऑर्डर मिल रहे हैं, राइट। सो ये 3 एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग किसको ऑर्डर सुने। मतलब इफ सपोज ये ए है, सुपेरियर ए, और ये बी है, सो ये 3 एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ए की बात माने या बी की बात माने। और फिर सो इन कॉन्फ्लिक्ट, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए राइट अप्रोच कहा है कि एक ही सुपेरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। अब आगे बढ़ते, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें कहा है देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ा था, राइट अप्रोच मतलब एक ही हेड से, एक ही सुपेरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। तो एंड वन प्लान मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का गोल होना चाहिए कि वो प्रॉफिट को कैसे अर्न करे, वो गोल होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही गोल सबका होना चाहिए, मतलब सबऑर्डिनेट, सुपेरियर, सब मैनेजर, जो भी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एक ही गोल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ओके। इसमें कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड पर्सनल इंटरेस्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड। जो पर्सनल इंटरेस्ट है मतलब एम्प्लॉयज के, मैनेजर्स के, खुद के अलग अलग एज इंडिविजुअल्स जो भी उनके इंटरेस्ट होंगे उसको सबऑर्डिनेट करना चाहिए, मतलब उसको सेकेंडरी इंटरेस्ट देना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन को ही फर्स्ट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में सबने मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए इसीलिए हम लोग मेहनत करेंगे, वैसा नहीं, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। मतलब कोई भी गेम हो उसमें जो भी टीम होती है वो
पहले टीम जिताने के बारे में सोचती है रादर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। मतलब उनके रिकॉर्ड्स को वो लोग सेकंड प्रायोरिटी देते और फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे टीम को देते। मतलब अभी यहाँ पर टीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया और उनके पर्सनल इंटरेस्ट मतलब उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गए। तो समझ में आ गया। अब 7th प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज। मतलब एक ही जगह पर पावर एंड अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट की हो, एक ही हाथ में हो। मतलब एक ही बंदे के, एक ही इंसान के हाथ में पावर हो डिसीजंस लेने की। सो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। सो वो कहाँ पर पॉसिबल है? वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जहाँ पर एक ही बिजनेस ओनर होता है और वो बंदा ही बिजनेस को चलाता है पूरा। मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें वो चलेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बट अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, उसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी जो हेड होगा, जो बॉस होगा, फिर वो मैनेजर्स को काम देगा, फिर मैनेजर एम्प्लॉय को, ऐसा फिर ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलेंगे। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 8th प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी या वेजेस जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं या फिर बिजनेस के स्टाफ को मिलते हैं। मतलब मैनेजर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को मिलते हैं, उसको रिम्यूनरेशन बोलेंगे। सो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फेयर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। मतलब अच्छा खासा रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए टू कीप द एम्प्लॉयज फाइनेंशियली सेटिस्फाइड। पैसे से उनको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, उतना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और वो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वो रिम्यूनरेशन किस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए? सो दैट रिम्यूनरेशन मस्ट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज, नॉलेज, स्किल्स, मार्केट ट्रेंड एक्सेट्रा। मतलब जो एम्प्लॉयज की स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग वो रिम्यूनरेशन डिसाइड होना चाहिए। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग उनको वो रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सो इसमें स्केलर चेन का मतलब है द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। टॉप लेवल की मैनेजमेंट से लोअर लेवल की मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो सही ढंग से पहुंचने चाहिए, इसीलिए स्केलर चेन फॉर्म हो गए थे। सो ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, फ्लो करते थे। मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इस वे में फ्लो होते थे। पहले जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को ऑर्डर देगा, फिर फंक्शनल मैनेजर सुपेरियर को ऑर्डर देगा, फिर सुपेरियर फोरमैन को ऑर्डर देगा, फोरमैन फिर काम करेगा। सो पहले इतने लॉन्गर स्केलर चेन फॉर्म होते थे। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी? इसीलिए गैंग प्लैंक बनाया है। गैंग प्लैंक मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन। अब देखो, अगर डी से जी को ऑर्डर पहुंचाने तो पहले कैसा होता था, डी से सी को जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर बी, फिर ए, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, ऐसा इतना टाइम लगेगा अगर इमरजेंसी सिचुएशन आया। तो इसीलिए गैंग प्लैंक फॉलो बनाए गए हैं। सो गैंग प्लैंक से डी डायरेक्टली जी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन को ही गैंग प्लैंक बोलते हैं। मतलब वो शॉर्टकट हो गया, राइट। बट ये प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब इसके लिए परमिशन चाहिए होती है अथॉरिटीज से। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। उसमें फेवल ने कहा है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल एंड मटेरियल। मटेरियल रिसोर्सेज में आएगा मशीन, मटेरियल, मनी, और ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा मैन पावर। ओके, सो इनको सही जगह पर और सही ढंग से इन लोगों का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का, और मनी का भी। सो इसको ही बोलेंगे अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल,
स्टेटस देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को एज वेल एज मैनेजर्स को. सो कोई भी एम्प्लॉय को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए. ओके, इक्वल स्टेटस मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़. एंड सेकेंड है फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट्स. अभी जो सुपेरियर और सबॉर्डिनेट्स जो भी होंगे उनमें फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो बॉस है वो बहुत रूडली बिहेव करे एम्प्लॉयज़ के साथ एंड दबाव डाले वगैरह. ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए. सो जो सबॉर्डिनेट्स भी है एम्प्लॉयज़ भी है वो अच्छे से काम कर सकेंगे. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब जॉब सिक्योरिटी. अभी कोई भी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी अच्छी लगेगी, राइट. उसको अगर उसको पता चले कि अभी उसको 2 months लेटर फायर किया जाएगा, मतलब जॉब से निकाला जाएगा. सो वो डर के मारे काम करेगा एंड उसका काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म तक जॉब चलनी चाहिए एम्प्लॉय की एंड उनको रिम्यूनरेशन भी अच्छा खासा मिलना चाहिए. उसको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. अब यहाँ पर इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क. मतलब फर्स्ट स्टेप लेना कि हम लोग ये काम सही ढंग से टाइम पर और न्यू इनोवेटिव वेज में न्यू वेज में काम करेंगे. मतलब एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजर्स. तो उनको वो इनिशिएटिव लेना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट है एवरी एम्प्लॉयज डिसीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड. एम्प्लॉय के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट. क्योंकि एम्प्लॉयज भी न्यू आइडियाज दे सकते हैं. नॉट ओनली मैनेजर्स. मैनेजर्स को अथॉरिटी होती है टू टेक डिसीजंस, राइट. बट एम्प्लॉय का भी डिसीजन को एक बार सुन लेना चाहिए. वो भी अच्छी खासी आइडिया दे सकता है, राइट. सो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री द कॉर्प. एस्प्री द कॉर्प दैट इज टीम वर्क. अब इसमें कहा है यूनियन इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क. मतलब एम्प्लॉय मैनेजर्स और जो भी स्टाफ होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनको टीम की तरह काम करना चाहिए. टीम स्पिरिट को मेंटेन करके काम करना चाहिए बिजनेस के गोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. ओके, अगर आप देखोगे सो ये सारे प्रिंसिपल इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है. एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट. वो कनेक्टेड है प्रिंसिपल्स ये सारे. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये 14 प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंटिफिक थ्योरी पढ़ेंगे ऑफ मैनेजमेंट. फ्रेडरिक विंस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे. ओके, सो सी यू गाइस.